नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। तो आपको पता है कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। हमारी टीम ने जो प्रश्न का डिजाइन किया हुआ है सारे सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है। जैसे आपके भारतीय इतिहास की बात करें या ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करें हम, या इंडियन इकोनॉमिक की बात करते हैं, या हम साइंस की बात करते हैं यानी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो ईयर वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह के हमारी टीम ने डिजाइन किया हुआ है क्वेश्चन को, किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ईयर वाइज आपके सारे प्रश्न आपको क्या होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी बिग लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर सारे आपके जो भी है प्रश्न मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी 2012 के जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2012 का प्रश्न है। 2012 में यह प्रश्न आपको दिख रहा है और वहां पे 2012 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। यानी भारतीय जो संसद है उस संसद में कौन शामिल है, संसद में कौन शामिल। जब भी आप एग्जाम देते हैं, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे ना, तो प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए, और जो वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को पढ़िए। ये नहीं कि क्वेश्चन आपने देखा और ऑप्शन यहाँ पे देखे टिक किए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हम क्या करते हैं, वहीं पर जैसे प्रश्न पढ़ा हमें उत्तर पता है, खटाक से लगा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यानी इसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक। आता हुआ भी प्रश्न हम क्या करते हैं, एग्जाम में गलत कर बैठते हैं। तो कोशिश रहे कि चारों ऑप्शन को आप देखें फिर वहां पर आगे बढ़े। तो यहां पे क्या कह रहा है, जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो आप संसद की हम बात करते हैं, यानी भारतीय हम संसद की यदि बात करते हैं तो भारतीय संसद को आप देखें 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला, राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है। कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा, कौन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए ऑप्शन में कहां पर दिया गया, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी भारतीय संसद किससे मिलकर है, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए हमने बताया है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तीनों मिलकर क्या कर संसद का निर्माण। फिर यहां पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा होगा नहीं। आगे है, कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होता नहीं है, ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा। तो लोकसभा तो है लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष कह रहा है, ये भी नहीं होगा। अब डी जो ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन आप देखें तो डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। कौन होता है, राष्ट्रपति। यहां पर है, आपने मैंने यहां पे बताया है आपको कि राष्ट्रपति क्या है, दोनों सदन। यानी दोनों सदन का मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका सही होगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन क्या होते हैं, यहां पर उपस्थित होते हैं। जिससे क्या होता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो भारतीय संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति। ठीक है, अब लोकसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि लोकसभा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है।
एक और यहाँ पे प्रश्न, यदि ये भी ना रहे, उच्च सदन भी ना दे, निम्न सदन भी ना दे, तो फिर हम क्या कहें? तो लोकसभा, यानी लोकसभा का मतलब लोगों की सभा यानी जनता की सभा है, इसलिए हम इसे प्रथम सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे की प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, यानी किसका कह रहा है संयुक्त बैठक? लोकसभा की कह रहा है संयुक्त बैठक और राज्यसभा की क्या कह रहा है? संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है? यानी अब इस संयुक्त बैठक होता क्यों? जब किसी भी मुद्दे पर क्या हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इस संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाई जाती है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके दिया हुआ है यहां पर कि राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा और राज्यसभा के सभापति द्वारा। यानी यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक की हम यदि बात करते हैं तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जो आपका ऑप्शन यहां पर ए दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। यानी हम बात करते हैं, इसको समझते हैं, ये संयुक्त बैठक है। अब संयुक्त बैठक को किसने बुला लिया? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने तो संयुक्त बैठक बुला लिया, ठीक है, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता होगी, यानी अध्यक्षता कौन करेगा? इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब आप कमेंट करके हमें बताइए वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे, तो लोकसभा के यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, उस स्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस स्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है रहे, तो इस स्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का, अब आपको मन में, जैसे मैंने बोला कि राज्यसभा का, तो आपके मन में हो गया होगा कि राज्यसभा का सभापति क्या करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। क्यों? अब यह इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। यदि वो किसी भी सदन का सदस्य होता है तो जैसे ही वह राज्यसभा के यानी सभापति के रूप में चुना जाता है, वैसे ही उस सदन की उसकी सदस्यता क्या मानी जाती है कि उसकी वहां से सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का, यानी यहां पर राज्यसभा का उपसभापति क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। अब हमने यहां पर तो चर्चा कर ली कि इसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की कौन करेगा, लेकिन यहां पर आप एक और प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। वह प्रश्न क्या है कि अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। वो 3 बार अधिवेशन कब बुलाया गया है? पहला कि आप बात करते हैं संयुक्त बैठक की अधिवेशन की, तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाया गया। तो क्या क्या है? 1961 की हम बात करते हैं, यानी क्या? 1961
1961 में नेहरू जी की सरकार होती है। तो 1961 में दहेज निवारक अधिनियम के लिए क्या हुआ था, संयुक्त बैठक बुलाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1978 यानी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है। मोरारजी देसाई की सरकार होती है और बैंकिंग सेवा के लिए क्या हुआ गया, बैंकिंग सेवा के लिए क्या किया गया था, संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और हम आगे बढ़ते हैं, यानी 2002 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय तो हमें लगता है कि 1961 और 1978 में आप लोग का जन्म ही नहीं हुआ होगा, लेकिन ये आपको याद होगा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है। यानी अटल जी की क्या होती है, यहां पर सरकार होती है। ठीक है, इस समय यही होते हैं, यानी अटल जी की क्या होती है, सरकार होती है। अटल जी की सरकार होती है और इस समय क्या किया जाता है, पोटा लाया जाता है, पोटा अधिनियम। इस अधिनियम यानी पोटा अधिनियम के लिए 2002 में क्या हुआ, पोटा अधिनियम आया और इस अधिनियम में क्या हुआ गया, लाया गया था। ये पोटा अधिनियम क्या है, तो पोटा अधिनियम जो है आतंकवादी जो निवारक अधिनियम है उसी के लिए लाया गया था। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, यानी जो अधिनियम आया था कि वह ट्रिक क्या है कि दहेज बैंक में पिटा, यानी कोई व्यक्ति है दहेज बैंक में पीटा, कोई व्यक्ति क्या हुआ, दहेज मांगने गया और दहेज के लिए वो पैसा कहां से लाएगा, बैंक से लाएगा। और जब बैंक में गया बोला कि दहेज के लिए क्या है, हमको पैसे चाहिए, ठीक है, तो जब गया और मांगा तो वहां पर क्या गया, क्योंकि आपको पता है कि दहेज क्या है, कानूनन अपराध है, तो इसके लिए जब वो मांगा तो इसके लिए क्या किया गया, उसको पीट दिया गया। ठीक है, तो ये है, आप याद कर सकते हैं एक सरल ट्रिक के माध्यम से कि दहेज बैंक में पीटा, यानी संयुक्त अधिवेशन अब तक टोटल 3 बार, यानी कुल 3 बार क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक कहां पुनर्स्थापित किया जाता है। तो धन विधेयक कहां लाया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना अच्छा यहां पर प्रश्न पूछा है। अब देखिए सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, सारे प्रश्न 2012 में गए हैं, पूछे गए हैं। और देखिए यदि हम एक प्रश्न को कड़ी बाई कड़ी जोड़े ना तो कहीं ना कहीं उसके ऑप्शन आपको दिखते हैं। जैसे अभी हमने संयुक्त अधिवेशन की बात की, यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, संयुक्त अधिवेशन। हमने दूसरे ऑप्शन में आपको बात किया था लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, जब हमने दूसरा क्वेश्चन आपसे चर्चा किया था। ठीक है, तो ही है, तो अब पूछ रहा है कि यहां पर धन विधेयक कहां पर पुनर्स्थापित किया जाता है। पुनर्स्थापित का मतलब है कि धन विधेयक कहां पर लाया जाता है। तो धन विधेयक को लाने के लिए, यानी धन विधेयक आपको लाया जाता है लोकसभा में। कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक कहां पर लाया जाता है, तो धन विधेयक आपके लोकसभा में लाया जाता है। अब कहेंगे कैसे, कि अनुच्छेद हम 110 की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 110 में क्या है, 110 में धन विधेयक की बात किया गया है। ठीक है, 110 में क्या है, धन विधेयक की बात किया गया है। और भारतीय संविधान के धन विधेयक की बात 110 में है, और भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 109 की बात करते हैं, 109 एक की बात करते हैं, 109 एक की बात करते हैं, तो वहां पर साफ अक्षरों में लिखा गया है कि धन विधेयक को क्या करना है, राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आप देखें कि बी ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। इलिमिनेट करने का तरीका देखिए, आप एक पकड़िए, क्या है कि धन विधेयक कहां पर पुनर्स्थापित किया जाता है, आपको नहीं पता कि किस अनुच्छेद में है, तो सीधा सा आप अनुच्छेद देखिए 109 में क्या कह रहा है, 109 में कह रहा है
कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया गया। जब हम बी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है, आपके पास ऑप्शन बच रहा है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तो दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमने कह दिया कि राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया। अब आप यहां पर आपका चांस बनता है 50-50% का, क्योंकि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का परीक्षा माइनस मार्किंग है। जब हम 50-50% पे पहुंच गए, फिर अब अगला डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, धन विधेयक की बात कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना तो आप पढ़े हैं कि धन विधेयक किसी ना किसी सदन में क्या है, लाना ही है, प्रस्तुत करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है वो ऑप्शन ए बच रहा है कि लोकसभा में क्या होगा, धन विधेयक को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन, क्या कह रहा है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में। ट्रेड यूनियन क्या है इसके बारे में हम क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सीधा सा यहां प्रश्न है कि उससे संबंधित कौन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो यहां पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन है आपके कि बीबी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, के आर नारायण और जाकिर हुसैन। ठीक है, ये 4 राष्ट्रपतियों को यहां पर नाम दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। तो आप देखें कि जो बीबी गिरी हैं, बीबी गिरी 2 बार, कितनी बार, 2 बार ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी जो फैक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एकदम फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन आपसे दे रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं वो, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैसे कर सकता है, क्योंकि इनको भी शपथ आपको पता है कौन दिलाता है, नियुक्ति की बात करता है। जो उच्च पद होते हैं, उच्च पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च पदों, जो भारत के उच्च पद है, तो उच्च पदों पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए अनुच्छेद 155 की हम बात करते हैं, किसकी, अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155, आर्टिकल 155, 155 आपका कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 156 के तहत, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना क्या करेगा, पद को धारण करेगा। क्या करेगा, पद को धारण कब करेगा, 156(1) के तहत, जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे दे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में, यानी किसके संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यदि राज्य के बारे में कोई भी कानून बनाना है तो संसद कब बना सकती है, क्योंकि राज्य को अपना कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान का जो शेड्यूल है, यानी जो अनुसूची है, अनुसूची हम 7 की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि संघ सूची की बात है वहां पर,
राज्य सूची की बात है वहां पर, और समवर्ती सूची की बात करता है। समवर्ती यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती, इसकी चर्चा हम पूरी क्लास में करेंगे। लेकिन आप आज हम सिर्फ प्रश्नों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, इसलिए विस्तार पूर्वक नहीं, बस इतना जानिए कि जो राज्य सूची के बारे में कानून बनाने की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में इसकी बात कही गई है। ठीक है, अब किन किन आधारों पर संसद क्या कर सकती है, राज्य के बारे में कानून बना सकती है। तो हम बात करें अनुच्छेद 249, अनुच्छेद इसकी अनुच्छेद 249 की बात करते हैं, यानी आर्टिकल आर्टिकल 249 की बात करते हैं। तो 249 में क्या कहा गया है, 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा क्या हो, राज्यसभा में जो उपस्थित लोग हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं, यानी मत राज्यसभा में उपस्थित लोग और उन उपस्थित लोगों में क्या हो, जो मत देने वाले लोग हैं। मत देने का मतलब आपको पता है कि कुछ लोग वहां पर चुन कर जाते हैं, लेकिन जो वहां पर क्या है, कुछ लोग चुन कर जाते हैं, तो जब चुन कर जाते हैं तो वो तो मत वहां पर कर नहीं सकते, अपने विचार ही रख सकते हैं। तो उन मत देने वाले लोगों में यानी 2/3 बहुमत उनका क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत यदि मिल जाए तो क्या हो, संसद राज्य के बारे में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अब हम और इसमें किस प्रकार कानून बना सकती है कि यदि राष्ट्रीय हित की बात हो, राष्ट्रीय हित की बात हो तो यहां पर कानून बना सकती है। यानी एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि संसद कब कानून बना सकती है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 250 की यदि हम बात करें कि अनुच्छेद 250 250 क्या है, आपातकाल। यदि देश में या राज्य में क्या हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो उस आपातकाल के दौरान संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और चौथा हम बात करते हैं अनुच्छेद 252 की। 252 में क्या है, 252 में यह कहा गया है कि राज्य यानी कोई भी कानून बनाना है तो वहां पर कम से कम 2 से अधिक राज्यों का क्या हो, अनुमोदन हो। 2 से अधिक राज्यों का अनुमोदन होने की स्थिति में संसद उस राज्य के हित के बारे में सोचेगी और उस पर क्या करेगी, कानून बना सकती है। यानी क्या हो, 2 से अधिक राज्यों का समर्थन मिले या अनुमोदन मिले तो यहां पर क्या कर सकती है कि संसद राज्य के बारे में कानून बना सकती है। पांचवा क्या होना चाहिए, पांचवें की यदि हम बात करते हैं तो पांचवा है कि अनुच्छेद 253 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 253 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौता यदि हम किसी कर रहे हैं तो उसके तहत भी हम क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यानी संसद उस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं कि कोई हमारा सीमा लग रहा है, सीमा को एक स्टेट, कोई वहां पे स्टेट है और उसकी बाउंड्री वहां से लगी है, तो यदि हम कुछ अपनी सीमाएं वहां पर दें और वहां से कुछ हम लें तो वहां पर यानी जो अंतरराष्ट्रीय जिस प्रकार जो भी समझौता हो उस पर संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद इसमें किसी भी प्रकार राज्यसभा किसी जो राज्य है वो किसी भी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो 5 आधार हैं, ठीक है, इसके आधार पर संसद क्या करेगा, संसद राज्य के बारे में अपना कानून बना सकता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यानी जो मंत्रिपरिषद है क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या कह रहा है, सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब क्या ऑप्शन दिया गया है, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हैं, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या करते हैं, अनुच्छेद 75 का 3, अनुच्छेद 75(3) में लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी होगा। और ये कहां पर वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 3 में क्या है? यह वर्णित है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है बगैर, यानी यदि राज्य विधानसभा में हमें कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित, प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित, यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। हमने इससे पहले चर्चा किया था, धन विधेयक कहां पे स्थापित होता है? पुनर्स्थापित लोकसभा में। और वहां पर हमने बताया था कि अनुच्छेद 109 में वहां पर क्या क्या है कि राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहे नहीं किया जा सकता है बगैर किसके? संसद की संस्तुति के आधार पर, या राज्य के राज्यपाल के संस्तुति पे, या भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति पे। तो यहां पर यदि राज्य विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्य के राज्यपाल की क्या हो? संस्तुति न मिल जाए। वहां पर हमने बात किया हुआ था, और यहाँ पे राज्य की बात है तो यहाँ पे क्या होगा कि राज्य का जब तक राज्यपाल अपनी संस्तुति न दे दे तब तक क्या हो सकता है कि धन विधेयक राज्य में पुनर्स्थापित, यानी राज्य की विधानसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के अब यूपीएससी में तो लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कूट के द्वारा। अब यूपीपीसीएस ने भी इस तरह का ट्रेंड धीरे धीरे अपना रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिए गए कूट में कौन करता है? जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो कौन कौन उसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कह रहा है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, फिर विधानसभाओं के सदस्य, अगला कह रहा है विधान परिषद के सदस्य। चलिए आप लोग खुद सोचिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है। तो जब हमने वहां पर बात किया था कि हम बात करें यहां पर अनुच्छेद 66(1), अनुच्छेद 66(1) की हम बात करते हैं। तो 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी हम बात करें अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन कौन है? प्रथम सदन और यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों सदनों के सदस्य क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे। तो आप देखिए यहां पे ऑप्शन क्या होगा, यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी कूट यहां पर आपको मिलाने के कह रहा है। तो देखिए कूट क्या है, यानी कूट 1 आपको मिला है यानी लोकसभा के सदस्य, और कूट 2 कह रहा है राज्यसभा के सदस्य। तो 1 और 2 कहां पर है? तो आप देखेंगे कि 1 और 2 आपके ऑप्शन जो ए है, यानी केवल 1 और 2 वहां पर क्या है? भाग ले। अब है कि जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह होता है एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। अब ये एकल हस्तांतरणीय मत क्या है और आनुपातिक प्रणाली मत क्या है, इसकी चर्चा हम जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे क्लास में विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से क्या हो? बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, यानी बहुमत से क्या आ जाए? अविश्वास प्रस्ताव
पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कौन कौन सा? यानी लोकसभा के, राज्यसभा के, या दोनों सदनों के अलग अलग, या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि इनमें क्या हो, अविश्वास पारित हो जाए, यानी अविश्वास आ जाए, तो ये क्या होगा कि लोकसभा के प्रति इनको, यानी लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, क्या होगा, त्याग पत्र देना पड़ सकता है, यानी इसका 10 का ए होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा, दूसरा है संविधान द्वारा, तीसरा है मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 यानी कैग की बात करता है, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ठीक है, तो यानी जब हम कैग की बात करते हैं तो यह भारतीय जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 148 में क्या है, इसका वर्णन है, और इसकी नियुक्ति यानी कैग की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि का मतलब समय पूछ रहा है कि क्या है, 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष के। यानी जो हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, तो चलिए आप कमेंट करके बताइए वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो यदि हम इसकी बात करते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, तो एक क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 इसके अन्य सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है इनकी जो पदावधि कितनी होती है, तो इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो क्या हो पहले पूरा हो जाए तब तक ये क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। अब है यहां से प्रश्न उठेगा कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? इससे क्या होगा, संसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर क्या करेगी, महाभियोग लाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से, यानी उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से हटाया जा सकता है, इससे पहले उसके पद से उसे हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति के, आयंकर समिति के, स्वर्ण सिंह समिति के और ठक्कर समिति के। ठीक है, तो जो कि हमारा पूरा का पूरा मूल कर्तव्य, यानी जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो इसे जोड़ा किया गया। जो हमारा स्वर्ण सिंह समिति है ना, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इस पूरे के पूरे मूल कर्तव्य को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। यानी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा पूरे के पूरे मूल कर्तव्य को, ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कहां है, तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं हम, तो भाग 4 ए की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में हमारा क्या है, पूरा मूल कर्तव्य दिया गया है। और ये कब जोड़ा गया, यानी जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, एक कमेंट करके आप बताइए हमें, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976। यानी इस स्वर्ण सिंह जो समिति है ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारत के संविधान में यानी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी मुख्य जो वहां पर न्यायाधीश होते हैं, उनसे किसी भी, यानी किसी का मतलब जो कानून है उस पर प्रश्न पूछना है, तो उस
पे राय कौन ले सकता है, उससे प्रश्न कौन पूछ सकता है? तो बहुत ही फैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी भारत का राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से विधि के शासन पर प्रश्न क्या कर सकता है? पूछ सकता है। क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और यह अधिकार उसे अनुच्छेद 143 के तहत, यानी 143 के तहत यह अधिकार उसे क्या है? प्राप्त है। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण? इस संवैधानिक प्राधिकरण क्या होता है और गैर संवैधानिक प्राधिकरण क्या है? संवैधानिक प्राधिकरण का मतलब यह होता है कि जो हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है, और गैर संवैधानिक मतलब जो आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या किया गया? संविधान में जोड़ लिया गया। यानी जैसे योजना आयोग था, तो योजना आयोग हमारा क्या था? गैर संवैधानिक है, उसका हमने क्या किया? नाम चेंज कर दिया और उसमें क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। और यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग की जो अध्यक्ष है, यानी जो उसकी अध्यक्षता करता है, वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर कूट के माध्यम से पूछा है कि संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग, क्या हमारे संविधान में राज्य का निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है कि नहीं है? दूसरा है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है। तीसरा है जिला पंचायत, जिला पंचायत की चर्चा है कि नहीं है? राज्य निर्वाचन अधिकारी, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप बताइए, कहीं भी भारत के संविधान में राज्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में चर्चा की गई है? नहीं की गई। अभी हमने उसके कुछ समय पहले चर्चा किया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन अधिकारी यहां पर है। तो आप इलिमिनेट करिए यहां पर क्वेश्चन को, प्रश्न को। तो यदि हम 4 को इलिमिनेट करते हैं तो आप देखिए, 4 को जब हम इलिमिनेट करते हैं तो सी ऑप्शन कट जाता है, डी ऑप्शन कट जाता है। अब हमने बोला कि जिला पंचायत, तो क्या जिला पंचायत है कि नहीं है? यहां पर ऑप्शन जो ए है उसमें क्या कर रहा है? केवल 1 और 2, तो 3 यहां पर दिख नहीं रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 1, 2 और 3, यानी संवैधानिक। तो हमें आपको समझ में आया कि संवैधानिक निकाय क्या है और गैर संवैधानिक निकाय क्या है। चलिए आप कमेंट करके हमें बताइए, योजना आयोग का नाम कब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? यह प्रश्न आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? फैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। समन्वयकर्ता का मतलब दोनों के बीच, यानी क्या कर रहा है? योजना आयोग और राज्य, ये पुराना क्वेश्चन है, तो कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? समन्वयकर्ता का काम यहां पर करता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? जब हम केशवानंद भारती केस की बात करते हैं तो केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि प्रस्ताव जो हमारा उद्देशिका है उसमें अधिकतम जो भी न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान का भाग है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। बाद में जब बुमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद आया, इसमें सभी लोगों ने स्वीकार किया कि उद्देशिका हमारे संविधान का क्या है? भाग है, अंग है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, यानी राजस्थान में सबसे पहले यह किया गया था। यानी वह समय था 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को और कौन सी जयंती मनाते हैं ये हमें कमेंट करके आप बताइए। यानी 2 अक्टूबर 1959 क्या था? 2 अक्टूबर 1959 का यह समय होता है। राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था।
चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय से संबंधित, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अधिक किसी भी मामले की यदि हम सुनवाई करते हैं तो उसमें कितने जजों की यानी बेंच बैठनी चाहिए, तो कम से कम जजों की जो बेंच है वो 5 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अधिकतम यानी 30+1 का है। ठीक है, चलिए अब हम अगले यहां से आपके एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में आप बताइए कमेंट करके कि वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह किस वाद में कहा गया था? तो यह वाद होता है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। यह कहा गया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी जिंदगी का क्या कर सकता है? रूपरेखा तैयार कर सकता है। 2012 में आपने देखा कि लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पॉलिटी का सेक्शन है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है, यानी इसमें अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो देखेंगे हम इसी तरह देखते जाएंगे, आपको भी यह बन जाएगा कि हर साल किस सेक्शन से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है और किस पे नहीं करनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिए।